मित्रों नमस्कार। मैं आपके सामने एल के सैनी और आप देख रहे हैं डॉक्टर आनंद क्लासेज। आनंद क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आप लोग सभी अच्छे होंगे, शुक्रिया करता हूं कि सही स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों हम लोग यहाँ जनरल साइंस में फिजिक्स में धमनी का टॉपिक चालू कर रहे थे और धमनी के टॉपिक में आपने काफ़ी कुछ अध्ययन कर लिया है। लास्ट वीडियो था हमारा कि धमनी को प्रभावित करने वाले कारक, और उन कारकों में भी आपने पढ़ा है कि धमनी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, घनत्व और वायु की दिशा। सब बातें आपने यहाँ तक पढ़ी है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बिना समय गवाए ही धमनी के बारे में एक छोटा सा पॉइंट और बचता है, तो उसको हम लोग यहां क्लियर करते हैं। देखिए धमनी का मात्रक की हम लोग यहां बात करते हैं और मात्रक किस प्रकार से इसका डिसाइड किया जाता है और कौन कौन से आपके संसाधन हैं जिनके द्वारा हम लोग धमनी को माप सकते हैं। देखिए धमनी के मात्रक की बात करते हैं। दोस्तों जहां भी आपको मात्रक की बात आ जाती है तो आप लोग ध्यान रखना अच्छी तरह से कि एक तो होता है SI मात्रक और एक होते हैं आपके अदर मात्रक। तो SI मात्रक ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि SI मात्रक आपके कौन से हैं और किस प्रकार से। देखिए धमनी का यहां बात करते हैं हम लोग SI मात्रक। धमनी का SI जो मात्रक है वो हम लोग बोलते हैं डेसिबल। क्या होता है दोस्तों? डेसिबल। और ये डेसिबल जो शब्द है इसको हम लोग यहां सिंबल के रूप में लिखते हैं DB, डेसिबल। धमनी का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। और किस पद्धति में होता है? SI पद्धति में होता है। हम लोग यहां बात कर रहे हैं अन्य मात्रक। यहां जो है आपका अदर जो मेजरमेंट है या अन्य जो यूनिट्स है इसकी अन्य मात्रक। अन्य मात्रक सुना होगा आपने दोस्तों, होता है बेल। अब हम लोग यहां बात करते हैं कि बेल में और डेसिबल में क्या संबंध है। आखिर ये डेसिबल ही क्यों लेते हैं, बेल क्यों नहीं लेते हैं? तो यहां आपको ये याद करना है कि एक बेल बराबर 10 डेसिबल। एक बेल बराबर कितना डेसिबल होता है? 10 डेसिबल। ये आपको याद करना अच्छी तरह से कि बेल जो है वो धमनी का ही मात्रक है, लेकिन एक बेल में कितने डेसिबल होते हैं? 10। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आया हुआ है बिल्कुल आपका, और ये एग्जाम में था BSF टेक्निकल के एग्जाम में था कि बेल निम्न में किसका मात्रक है। तो दोस्तों बेल किसका मात्रक है? धमनी का। यहाँ SI की कोई बात नहीं कि डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि बेल किसका मात्रक है? धमनी का। और जटिल लेवल में थोड़ा सा पूछ लेता है कि एक बेल में कितने डेसिबल होते हैं? तो 10 डेसिबल होते हैं। या तो आप लोग इस बात को ऐसे समझें, और यदि ये थोड़ा सा घुमाकर भी आ जाता है तो आप लोग समझ गए होंगे इस बात को कि यदि आपको ये पूछे कि एक डेसिबल बराबर क्या होता है, तो देखिए यहाँ एक डेसिबल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस 10 को मैं क्या करूँगा? नीचे भेज दूंगा बटे में, अर्थात क्या हो जाएगा? 1/10 बेल। इसका मतलब यह होगा कि एक जो डेसिबल है वो एक बेल के 10वीं भाग के बराबर होता है। ये तो बिल्कुल मैथमेटिकली सेम भाषा है जो आप लोग समझ गए होंगे। एक बात ये याद कर लोगे, ये तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो मात्रक की बात करता है तो आपको ये बताना है। चलिए इसी के साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि यंत्र में देखिए कई संसाधन दोस्तों ऐसे हैं जो धमनी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, और कई ऐसे हैं जो विद्युत ऊर्जा को धमनी ऊर्जा में चेंज करते हैं।
उनके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो देखिए, कई आपने पढ़ा होगा कि जैसे नाम सुना है आपने लाउड स्पीकर। ये लाउड स्पीकर क्या काम करता है? तो लाउड स्पीकर के बारे में आपने कई बार सुना है कि लाउड का मतलब यहाँ एक साउंड से है, जो आप लोग ब्याह शादी माइक वगैरह या काम में कहीं भी देखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ध्वनि को जनरेट करते हैं, अर्थात ध्वनि को चेंज करते हैं। और ध्वनि कहाँ से डेवलप होती है? वहाँ विद्युत ऊर्जा से। इसका मतलब यह है कि हम लोग कई बार माइक में बोलते हैं, तो माइक की जो पीछे वाली लीड होती है, पीछे वाली जो माइक की लीड है आपकी, उसमें आपकी विद्युत तरंगे हैं, और हमारी जो आवाज़ को लाउड स्पीकर या माइक जो बोल रहा है वो साउंड निकल रही है। इसका मतलब यह है कि लाउड स्पीकर जो है ये क्या काम करता है? ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका मतलब यह है कि लाउड स्पीकर का क्या काम होता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना। चलिए, इसी के बाद में हम लोग यहाँ बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा यंत्र भी है जो इनसे विपरीत काम करता होगा, जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में चेंज करता होगा? ऐसा भी कोई यंत्र है? बिल्कुल हाँ है। तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं, जैसे नाम आपने सुना होगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और लाउड स्पीकर तो आपने सुना ही है कि विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करता है? ध्वनि में। दोनों के बारे में आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, ध्वनि का मात्रक आपने पढ़ा है, ऐसा ही अन्य मात्रक, और एक बेल बराबर कितना डेसिबल और क्या संबंध। ये तो एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट आपका है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपने समझा होगा कि मात्रक के बारे में शायद आप लोग यहाँ से अब कन्फ्यूजन नहीं होंगे। आपको यदि क्वेश्चन एग्जाम में ये देता है कि ध्वनि का निम्न में मात्रक है, और वहाँ ऑप्शन दोनों देता है ए और बी, तो बिल्कुल दोनों मात्रक हैं। लेकिन यहाँ ये पूछता है कि ऐसा ही मात्रक कौन सा है, तो केवल ऐसा ही मात्रक आपको यही बताना पड़ेगा, डेसिबल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ छोटा सा एक पॉइंट और पढ़ते हैं, प्रतिध्वनि, या इसी को बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। और ये क्वेश्चन यहां से रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है आपका। एक मैथमेटिकली फॉर्म है, उसको आपको केवल याद करना है डाटा को, कि ध्वनि का परावर्तन क्या है, या बोल सकते हैं प्रतिध्वनि क्या है। यहाँ हम लोग समझ रहे हैं कि प्रतिध्वनि, प्रति का मतलब होता है वापिस, और ध्वनि का मतलब ध्वनि। इसका मतलब यह है यदि कोई आपका स्रोत होता है, वो ध्वनि निकालता है, और वो ध्वनि कहीं जाती है और वहां से टकरा करके वापस आती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिध्वनि। या इसी को हम लोग समझते हैं कि ध्वनि का परावर्तन। परावर्तन क्या है, आपने ये अच्छी तरह से समझा है कि परावर्तन आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, परावर्तन देखिए कि परावर्तन का मतलब होता है कि यदि कोई आपकी ध्वनि तरंग जहां से निकलती है, वहां से आगे किसी सतह से टकरा करके वापिस मुड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन। दोनों पॉइंट एक से हैं। अब हम लोग इसको एक तरीके से समझते हैं, किस प्रकार से, देखिए
यहाँ आपका कोई धमनी स्रोत है, यहाँ आपका कोई धमनी स्रोत है, और ये जो स्रोत है इसके बारे में देखिए अच्छी तरह से। यहाँ पर ये आपका कोई साउंड सोर्स है, और ये साउंड सोर्स से साउंड यहाँ से निकल रहा है, और ये साउंड इस प्रकार से यहाँ से निकलता हुआ आगे धमनी आगे जा रही है इस प्रकार से आगे, और यहाँ से इसी सतह से टकरा रही है। यहाँ कोई क्या है, सतह है, सतह से टकरा रही है, और सतह से टकराने के बाद यहाँ से ये साउंड आपकी वापस आ रही है। ये वापस इस प्रकार से वापस। तो आप लोग बता सकते हैं धमनी जो है वो किसी स्रोत से निकलने के बाद किसी सतह से टकराकर वापस उसी डायरेक्शन में मुड़ जाना धमनी का परावर्तन कहलाता है या प्रतिध्वनि कहलाती है। अब हम लोग बात ये करते हैं कि आखिर ये धमनी है यहाँ से लेकर के ये सतह पर टकरा रही है, तो ये सतह कैसी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद करना, धमनी का परावर्तन आपको कब देखने के लिए मिलता है, जब यह सतह कैसी होनी चाहिए, ठोस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धमनी का परावर्तन है वो किस सतह में होता है, ठोस में। ठोस हो सकता है यहाँ पर कोई दीवार होगी, कोई चट्टान होगी, कोई पहाड़ होगा, कुछ भी होगा, लेकिन ठोस होना चाहिए। यहाँ यदि द्रव्य होता तो धमनी का परावर्तन नहीं होता, यहाँ गैस होता तो धमनी का परावर्तन नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दोस्तों यही बन जाता है कि धमनी का परावर्तन किस माध्यम में होता है, ठोस माध्यम। एक बात तो क्लियर। दूसरा स्रोत, और यहां पर क्या है देखिए, यहां इस स्रोत से लेकर के यहां इस सतह तक की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं डी मान देता हूं, ठीक है। और ये यदि डी है तो वापिस आएगी तो भी तो डी होगी। इसका मतलब धमनी की दूरी, भाई यहां स्रोत है आपका कोई, यहां कोई आदमी खड़ा है और उसने आवाज निकाली है, वो आवाज यहां टकराएगी और टकराने के बाद में वापस उसी आदमी को सुनाई देगी। इसका मतलब उस धमनी ने एक तो दूरी ये तय की है और वापस से भी यही दूरी तय की है। इसका मतलब दूरी जो है वो कितनी होगी आपकी, 2D। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पर कि धमनी का वेग। धमनी का वेग वायु जो है उस वायु में होता है 344 मीटर प्रति सेकंड। धमनी का वेग वायु में होता है 344 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ यदि कोई स्रोत है और स्रोत से साउंड आपकी निकल के जा रही है, यहाँ सतह पर टकराने के बाद में वापस आ रही है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना कि कोई भी जो धमनी होती है वो मनुष्य के कान पर कितने समय तक रुकी रह सकती है। तो आपको याद करना है 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड। तो समय जो है आपका वो होता है 0.1 सेकंड। इतने समय तक यह रुकी रह सकती है। यदि यहाँ मैं इस डिस्टेंस से डी का मान निकालना चाहता हूं तो देखिए किस प्रकार से यह हल होगा। आपने सूत्र काफी पढ़ा है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ये तो आपका फेमस सूत्र है और आपने पढ़ा ही अच्छी तरह से। धमनी का चाल या वेग कितना है, 344 मीटर प्रति सेकंड। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 344 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ दूरी कितनी है, 2D बटा समय 0.1 सेकंड। समझ गए होंगे। और यहाँ से हम लोग किसका मान फाइंड आउट कर सकते हैं, डी का, डिस्टेंस का। तो मैं यहाँ से डी का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा 344 इंटू 0.1 अपॉन क्या आएगा इसमें आपका 2। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए अच्छी तरह ध्यान देकर के यहाँ से इस डी का अर्थात डिस्टेंस का जो मान आएगा वो कितना आएगा। इस डिस्टेंस का जो मान आएगा वो मैं यहाँ फाइंड आउट कर देता हूँ। डी बराबर आएगा, इसको हल करेंगे तो देखना, यहाँ मैं इसको हटाकर 10 लगा देता हूँ और इसको हल करते हैं
तो यहाँ 17.2 आता है, 17.2 मीटर। इसका मतलब दोस्तों ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि स्रोत और सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मैंने आपको इस बात को हल करके समझाया है कि धमनी का जो परावर्तन है वो किस प्रकार से होता है। अब आपको याद रखने की जरूरत यह है कि क्वेश्चन आपका किस प्रकार से बनता है। देखिए क्वेश्चन जैसे ये है, धमनी के परावर्तन के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए धमनी का परावर्तन, यही तो बात है यहां से लेकर यहां तक की। अब न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17.2 मीटर। तो यहां आपका राइट आंसर होगा 17.2 मीटर। अब दोस्तों ये जो आंसर है वो कई किताबों में आपको यहाँ 17.5 मीटर भी मिलता है। ये 17.5 मीटर इसलिए मिलता है कि यहाँ 344 की जगह है, कई जगह आपका 20 डिग्री सेल्सियस पर तापमान या 40 डिग्री सेल्सियस पर तापमान 345 मान लेता है, कभी 46 मान लेता है। तो एग्जाम में जो ये क्वेश्चन या तो 17.2 मीटर आता है या 17.5 मीटर आता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। डायरेक्टली यही पूछा है कि धमनी के परावर्तन के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो आप लोग बता सकते हैं 17.2 मीटर। 17.2 मीटर यदि ऑप्शन में नहीं मिलता है तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन मिलेगा 17.5 मीटर। बिल्कुल सेम ही है, और ऐसा एग्जाम में नहीं मिलेगा बिल्कुल कि दोनों मिले, ऐसा नहीं मिलेगा, एक मिलेगा आपको। तो दोस्तों यहाँ देखिए प्रतिध्वनि के बारे में आपने समझा होगा अच्छी तरह से कि प्रतिध्वनि क्या होती है। स्रोत और सतह के बीच में आपको आवाज वापिस सुनाई दे, ध्वनि वापिस सुनाई दे, उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। और प्रतिध्वनि के लिए कम से कम जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 17.2 मीटर या 17.5 मीटर, जो मैंने यहाँ पर इसको सिद्ध करके बताया है। ये तरीका आपको एक मेमोरी में याद करना कि किस प्रकार से इसका हल आता है। बल्कि याद रखने लायक मेन जो बात आपकी ये होती है। एक दूसरी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से ये भी बनती है कि धमनी का जो परावर्तन है वो सदैव किस माध्यम में देखा जाता है। मैं इस क्वेश्चन को यहां लिख देता हूं कि धमनी का परावर्तन सदैव किस माध्यम में संभव है। और यहां आपके पास में ऑप्शन आते हैं ठोस, द्रव्य, गैस या उपरोक्त सभी। तो आपको यहां केवल जवाब देना है ठोस में। धमनी का परावर्तन सदैव किस माध्यम बोलता है तो भी सही है, और किस सतह बोलता है तो भी सही है। में संभव है इसमें है आपका ठोस में। तो आप लोग यहां तक दो क्वेश्चन को क्लियर किए होंगे अच्छी तरह से। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा कि धमनी का परावर्तन क्या होता है। इस पॉइंट से नेक्स्ट हमने बात की थी धमनी के मात्रक की, जो भी आपने अच्छी तरह से क्लियर किया है। चलिए अब हम लोग यहाँ दोस्तों देखिए नेक्स्ट वीडियो में धमनी से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उनको एक अलग से यहाँ एक चार्ट के रूप में बनाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आपने यहाँ इस पॉइंट में पढ़ा है धमनी का परावर्तन, और पीछे वाला पॉइंट था अपना धमनी का मात्रक। इन दोनों पॉइंट को आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है। ये जो पॉइंट हैं वो पटवार लेवल के एग्जाम में या एनटीपीसी के एग्जाम में आप लोग यहाँ से पेपर उठा के देख सकते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ बेल वाला लिखा था पहले, वो बीएसएफ के एग्जाम में पूछा गया था बिल्कुल आपका।
और ये जो है ठोस सतह वाला जो एग्जाम है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है आपका। बिल्कुल दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। बिल्कुल मैं आपको पेपर में हूबहू दिखा सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग दोस्तों सभी पॉइंट्स को क्लियर करें, और जो भी आपको समस्या है, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराएं, और आपको इसका तुरंत ही जवाब मिलेगा। दोस्तों नमस्कार।